ये संविधान संशोधन की बातें कर रहे थे, ये आरक्षण खत्म करने की बातें कर रहे थे, लेकिन जैसे ही इनको पता लगा कि जनता का मूड क्या है, इन्होंने तुरंत यू टर्न लिया। ये कहते हैं हम आरक्षण खत्म नहीं करेंगे, ये पब्लिक सेक्टर को खत्म कर रहे हैं। इन्होंने एयर इंडिया बेच दिया, इन्होंने हवाई अड्डे बेच दिए, इन्होंने और हमारे पब्लिक सेक्टर बेच दिए। और सबसे बड़ी बात, बैंकों का मर्जर, बैंकों का मर्जर इन्होंने किया। हमें सबको आपको पता है कि हमारी पूर्व जो प्रधानमंत्री थी देश की, इंदिरा गांधी जी, उन्होंने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था। और जब बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था उस टाइम पूरा देश, यहाँ के किसान सूदखोरों के चक्कर में फंस रहे थे। जैसे बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ, देश की नीतियों में, देश के विकास में और रोजगार के मामले में लाखों लोगों को बैंकों के माध्यम से रोजगार मिला। लेकिन आपने वापस बैंकों का मर्जर करके, मैं कहूँगा बैंकों का मर्जर करके प्राइवेट बैंकों को बढ़ावा दिया और लाखों नौकरियां आपने खत्म करी। सभापति महोदय, ये बजट विभाजनकारी, सत्ता बचाने का और कुछ पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाने का बजट है। सभापति महोदय, बजट सिर्फ अपने सहयोगियों को खुश करने का बजट है। देश के कई बीजेपी के राज्य, जिसमें हमारा राजस्थान भी सम्मिलित है, मुझे बड़े दुख के साथ में कहना पड़ रहा है कि जहां इनकी सत्ता है, और विशेषकर राजस्थान के जो नेता थे, वो रोज कहते थे डबल इंजन की सरकार, डबल इंजन की सरकार, डबल इंजन की सरकार, लेकिन इस बजट में राजस्थान का एक बार भी नाम नहीं आया। सभापति महोदय, ये किसानों की बात करते हैं। हमारा देश कृषि प्रधान देश है, यहाँ का हमारा देश मजदूरों का देश है, युवाओं का देश है। ये किसान निधि की बात करते हैं, किसानों की आय दुगनी करने की बात करते हैं। मेरा आपसे निवेदन है, आपके माध्यम से इनको कुछ करने की जरूरत नहीं है, केवल दो काम कर दो इसमें। जैसे हमारे नेता राहुल गांधी जी कह रहे थे, एक तो एमएसपी को लीगल गारंटी दे दो, और जिससे हम ऑटोमेटिक हम हमारे हिसाब से कर लेंगे। दूसरा, मेरा स्वयं का सुझाव भी है, कृषि को नरेगा से जोड़ दो, और नरेगा की दर जो हमारी पार्टी का एजेंडा भी था, 400 रुपये कर दो, 400 रुपये मजदूर की रेट कर दो, फिर किसान अपना आप ही संपन्न हो जाएगा। लेकिन ये बड़ी सोची समझी नीति के तहत जो इनकी मूल भावना है, ये कृषि का भी निजीकरण करना चाहते हैं। इन्होंने बजट में बोला है कि पूंजीपतियों के साथ में लेकर के उत्पादकता बढ़ाने का और अनुसंधान करने का इन्होंने जो मार्ग प्रशस्त किया है, उत्पादन बढ़ाने के नाम से और अनुसंधान के नाम से, ये पूंजीपतियों को कृषि में शामिल करना चाहते हैं, ताकि किसान जो अपनी खेती का मामला है उसको भी धीरे धीरे उनके हाथ से निकल जाए। मान्यवर, सबसे बड़ी बात जो मेन समस्या है देश के अंदर बेरोजगारी की है, इन्होंने स्किल के नाम से और कौशल के नाम से ये चाहते हैं कि किसानों के बच्चे, गरीबों के बच्चे, एसटी के बच्चे इतना ही रोजगार करें ताकि वो कोई बड़ी बात सोच ही नहीं सकते, 10,000 15,000 की नौकरी करें। मान्यवर, ये सारे लोग अपने बच्चों को इसलिए पढ़ाते हैं कि इनके बच्चे पढ़ लिख करके सरकारी नौकरियां करें, लेकिन इन्होंने बड़ी सोची समझी नीति के तहत ये सरकारी नौकरियों को धीरे धीरे खत्म कर रहे हैं। आज की तारीख में भी मैं समझता हूँ कि पूरे देश के अंदर करीब 30 लाख सरकारी नौकरियां बकाए हैं। अच्छा होता ये कहते कि आने वाले टाइम में हम 30 लाख पदों को भरेंगे, ताकि उसमें हमारे लोग, किसानों के बच्चे, गरीबों के बच्चे, एसटी के बच्चों को नौकरी मिलती और अपना जीवन यापन करते। ये बैकलॉग भरने की बात करते तो हम समझते कि ये हमारे पक्ष में, ये किसानों के पक्ष में। और सबसे बड़ी बात, निजीकरण के नाम, स्टार्टिंग में जैसे इस बार लोकसभा का चुनाव चालू हुआ, ये संविधान संशोधन की बातें कर रहे थे, ये आरक्षण खत्म करने की बातें कर रहे थे, लेकिन जैसे ही इनको पता लगा कि जनता का मूड क्या है, इन्होंने तुरंत यू टर्न लिया और ये आरक्षण बचाने की बात करने लग गए। ये कहने लग गए कि हम आरक्षण के पक्ष में, यदि आप आरक्षण के पक्ष में हो तो आप ये सारे पब्लिक सेक्टर को खत्म क्यों कर रहे हो। ये कहते हैं हम आरक्षण खत्म नहीं करेंगे, ये पब्लिक सेक्टर को खत्म कर रहे हैं। इन्होंने एयर इंडिया बेच दिया, इन्होंने हवाई अड्डे बेच दिए, इन्होंने और हमारे पब्लिक सेक्टर बेच दिए। और सबसे बड़ी बात, बैंकों का मर्जर,
बैंकों का मर्ज इन्होंने किया। हमें सबको आपको पता है कि हमारी पूर्व जो प्रधानमंत्री थी देश की इंदिरा गांधी जी, उन्होंने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था। और जब बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था उस टाइम पूरा देश, यहाँ के किसान सूदखोरों के चक्कर में फंस रहे थे। जैसे बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ, देश की नीतियों में, देश के विकास में और रोजगार के मामले में लाखों लोगों को बैंकों के माध्यम से रोजगार मिला। लेकिन आपने वापस बैंकों का मर्जर करके, मैं कहूँगा बैंकों का मर्जर करके प्राइवेट बैंकों का बढ़ावा दिया और लाखों नौकरियां आपने खत्म करी। तो यह आपकी इस बात का घोतक है कि आप चाहते नहीं हो कि गरीब परिवारों के लोग नौकरियां लगे। आपने बंदरगाह बेच दिए, बैंकों का आपने मर्जर कर दिया, आपने एयर इंडिया की फ्लाइटें बेच दी, आप सारी जो सरकारी संपत्तियां उनका धीरे धीरे आप बेचते जा रहे हो। सर एक मिनट, अभी सर मेरी मूल बात तो रहेगी, जब पूरी बात बोल दो, बाकी बात छोड़ दो। हाँ सर, मेरी आपके माध्यम से यदि आप वास्तव में हमारा भला चाहते हो तो एक तो जातिगत जनगणना और उसमें जो हमारा कोड है ऐसे कोड अलग करवा दो। और दूसरी बात, कई विभाग ऐसे हैं जिनमें अभी आरक्षण व्यवस्था नहीं है। और विशेषकर ये सही है कि देश के जितने भी टॉप पद हैं, हाई कोर्ट देख लीजिए, सुप्रीम कोर्ट देख लीजिए, देश के चीफ सेक्रेटरी देख लीजिए, बड़े बड़े पदों पे हमारे लोग हैं नहीं और कई जगह आरक्षण व्यवस्था है भी नहीं। इसलिए मैं आपके माध्यम से ये चाहता हूँ, जिस तरह से आईएएस की एग्जाम होती हैं उसी तरह से भारतीय न्याय सेवा के एग्जाम भी हों, ताकि कुछ गिने चुने 400-500 परिवार ऐसे होंगे जिनके लोग शुरू से आज़ादी से लेकर आज तक हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के जज बनते आ रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि न्यायिक सेवा को भी जिस तरह से आईएएस की एग्जाम होती है उसी तरह से ले आए तो निश्चित ही हमारे लोगों को इसमें फायदा होगा। एक मिनट सर, मेरे से बहुत देर में नंबर आया, मेरा आपकी कृपा से एक बहुत बड़ा हमारे राजस्थान का मुद्दा है। राजस्थान का मुद्दा है बाढ़ ग्रस्त क्षेत्रों का आपने नाम लिया है, सूखा ग्रस्त क्षेत्रों का आपने नाम नहीं लिया। हमारे राजस्थान के अंदर सबसे बड़ी समस्या तो पानी की है और पूरी राजस्थान के अंदर एक ERCP नाम से प्रोजेक्ट है, ईस्टर्न राजस्थान कैलार के नाम से प्रोजेक्ट है। मेरा आपसे निवेदन है, आपकी सरकार जो राजस्थान में थी 16-17 के अंदर, तब ERCP का प्रोजेक्ट बढ़ा करके भारत सरकार को भेजा गया था। 5 साल तो उसको राष्ट्रीय प्रोजेक्ट घोषित नहीं किया गया। और अभी थोड़े दिन पहले जैसे ही सरकार दोबारा बनी थी तो KPC के नाम से उस प्रोजेक्ट का MOU हुआ है। उस MOU का आज हमको पता नहीं है। हमारा जो पहले प्रोजेक्ट था वो 50% डिपेंडेबिलिटी पे था, अभी जो MOU हुआ है वो 75% डिपेंडेबिलिटी पे हुआ है। उसमें हमको पीने का पानी नहीं मिलेगा, हमको सिंचाई का पानी नहीं मिलेगा। आपसे निवेदन है कि उस प्रोजेक्ट को दोबारा बनवाया जाए ताकि हमारा किसानों का भला हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद।